स्टार्टिंग करते हैं क्लास की। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सारे के सारे नीट और मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। और कल जो क्लास होगी आपकी स्टार्ट, वो आपकी होगी सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से। तो आज की जो क्लास है उसको हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ से क्लास होती है शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन सी एनायन ए, यानी ए एनायन सी कैटायन। बहुत जल्दी इंडिकेट कर देंगे हम फॉर्मूले को। एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। इतना ही फर्क है। नीट बहुत ही लेटेस्ट आया हुआ है, 75% ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। और हमने जो सीखा है वो 75% को अगर हम डिवाइड कर दें तो 100 से, तो ये 3/4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हो जाएगा। जल्दी से ट्राई करो, आंसर आ जाए ठीक है, नहीं तो अभी मैं आपको ऐसे ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप एक लाइन या 2 लाइन का यूज करोगे और आंसर ले आओगे। तो ट्राई करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए। वेरी गुड पुनीत, ये करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, ये करेक्ट आंसर है पुनीत। और कोई ट्राई करेगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। फिर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक के, उनको बहुत इजी वे में करने का तरीका बताऊंगा। देखो सीबीएसई तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। अब मैं आपको नीट मेंस का भी जो एक प्रोसेस है वो भी आपको बताऊंगा, तो उसको ध्यान से देखना। ये नॉर्मली जो हम इसको करते थे वो कुछ इस तरीके से करते थे। देखो नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चंस को एक स्टेप बाय स्टेप बना के करते थे, लेकिन इसका बहुत सिंपल सा और आसान सा जो तरीका है वो आपको आज पता लगेगा। जतिन ये गलत आंसर है जतिन। अब कुछ नई चीजें हैं जो आप सीखोगे, तो उसको देखो एक बार जल्दी से। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन थे इसके, और क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, कोई भी एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ए कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट पी एंड क्यू। ओके, एलिमेंट क्यू सीसीपी पे है और पी जो है वो 1/3 टेट्राहेड्रल है। कुछ नहीं है आपको, देखो नॉर्मली तो आपको पता ही है कैसे कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। ये नॉर्मल सेक्शन जो है वो तो पता ही है भाई। लेट मान लो नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी वगैरह वगैरह, तो आपको पता है। मानसी, आपका आंसर है बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है मानसी, बढ़िया। मयूर ये गलत है। अब जल्दी से एक बार सीख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम। देखो ये जो प्रोसेस है ये सीबीएसई का प्रोसेस है, जिसमें 5-6 लाइन खराब होती हैं। एक प्रोसेस अपना लो जो नीट मेंस के लिए है। हम इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे वहां पर लेट नंबर ऑफ एटम, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे जैसे मैं अब बता रहा हूँ। भाई 2 एलिमेंट है पी एंड क्यू। एलिमेंट क्यू क्या कर रहा है, सीसीपी, सीधा लिख दो बस उठा के। एलिमेंट सीसीपी है ना, बस एन, खत्म। आप चाहो तो सीसीपी की जगह 4 एटम भी लिख सकते हो, 4, तब भी आंसर वही आना है। अच्छा, पी के बारे में क्या विचार है, सीधा सीधा देखो। पी क्या है, 1/3, 1/3 हो गया भाई, ठीक है। ऑफ टेट्राहेड्रल सभी को पता है, जो आपके नॉर्मल एटम होते हैं टेट्राहेड्रल डबल होते हैं, खत्म खेल, 2n आ गया आंसर। क्या आंसर आया भाई, ये पी 2/3 हो गया, n से n तो कैंसिल हो गया, और q 1 हो गया। आंसर क्या आया, आंसर आ गया P2Q3। दिस इज योर P2Q3। मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल वे में आंसर निकाला है। और देखो एटम बी, एक और तरीका देख लो। एटम बी ऑक्यूपाई एचसीपी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। बी ऑक्यूपाई एचसीपी, एचसीपी के नंबर ऑफ एटम n मान लो। वैसे एचसीपी में नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई इनसाइड द यूनिट सेल जो होते हैं वो 6 होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो मैंने बताया था उस दिन। 3 तो सीधे सीधे बॉडी में ही होते हैं इसके। अच्छा, ए के बारे में क्या है भाई, ए फॉर्म 2/3 टेट्राहेड्रल। ओके नो प्रॉब्लम, 2/3 टेट्राहेड्रल क्या होता है, डबल होता है। और ऑक्टाहेड्रल वही होता है, एन ही होता है नॉर्मल। आंसर क्या है भाई, इसका आंसर आ गया इसका 4/3 बी, एन से एन तो कैंसिल हो गया ना, तो A4B3, यस आंसर है A4B3। तो ऐसे जो आंसर है वो आपको 20 सेकंड या 25 सेकंड में निकल जाएंगे। अब ऐसे ही एक बार अप्लाई करके देख रहा हूं मैं जल्दी से कि इसमें क्या होगा। नीट मेंस में जो आया, बस वैसी प्रोसेस मैं तो फॉलो करूंगा भाई। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाई कैटायन के सी एनायन ए, जहां पर एनायन जो है, एनायन ए जो है वो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एन मान लो। और जो सी है वो क्या है, 75%। ओके, सी क्या है, 3/4 ऑफ
ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल तो क्या होता है, नॉर्मल एन ही होता है, टेट्राइडल थोड़ा ना, तो 2n कर देंगे हम, एन से एन कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया C3/4n यानी C3n4, C3n4 यानी C3A4, सॉरी ये ए है, C3A4, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे स्टेप का यूज किया करो, आप थोड़ा सा अब अपनी जो ग्रोथ है वो अप लेवल पे ले जाओ, सीबीएसई से थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो ये आंसर आ जाएंगे, सीबीएसई तो आपको आता ही आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, फॉर्मूला निकल ऑक्साइड का। अब आप अंदाजा लगा लो, ये इतना पॉपुलर है कि यहाँ भी आया हुआ है नीट में, ठीक है ना। तो निकल ऑक्साइड का ये वाला फॉर्मूला है, बताओ निकल की और निकल 3 पॉजिटिव की परसेंटेज बताओ क्या होगी, फ्रैक्शन बताओ। सिर्फ एक का पूछा है, निकल 2 पॉजिटिव का, तो निकल 2 पॉजिटिव को क्या मान लो, एक्स मान लो, जो भी आपका एक्स आंसर आएगा वो आपका ये आंसर हो गया। अब इसमें तो इतना सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपका 2 मिनट में खेल खत्म कर देना है। देखो निकल 2 पॉजिटिव को मैंने क्या माना है, निकल 2 पॉजिटिव को मैंने मान लिया भाई एक्स मान लिया, तो निकल 3 पॉजिटिव जो हो गया, ये नहीं कि आप इसको भी अब पॉइंट काट के 100 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बच्चों का तरीका है, सीधा सीधा लिखो ना यार, 0.98 माइनस एक्स हो गया, क्लियर, ठीक है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम, या फिर पॉइंट काट के 100 करके कर लो, तब भी वही बात आएगी। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, 2x हो गया ये, प्लस में यहाँ के नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0.98 माइनस का x हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये तो 1 ही है ना, यहाँ पे तो 1 है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर, तो -2 = 0 हो गया। यहाँ से आपकी सीधी सीधी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.96, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, खेल खत्म। सॉरी 0.94, तो इन्होंने जो माना है वो x माना है, x की वैल्यू 0.94 आई है, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, इसको हम 94 करेंगे यहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। ए ऑप्शन 96 आप चेक कर लेना, शायद ये 96 ही आ रही है भाई, 96 ही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है कुल मिला के। अगर मान लो, अच्छा एक केस बताता हूँ मैं आपको, वैसे तो इतना एक्यूरेट होगा ही होगा, अगर मान लो आपका आंसर आ रहा है 0.996 ही आ रहा है, और यहाँ ऑप्शन 94 आ रहा है मान लो आंसर, और यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ ऑप्शन में 0.94 जो है वो है ही नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ आप क्या लगा के आओगे, 0.94 लगा के आओगे, या थोड़ा, या अपने ही लॉजिक पे सारा कुछ करके देख लिया आपने, कभी कभी ऐसे सीन बनते हैं और बच्चे बताते हैं सर हमारे साथ ऐसा हुआ, तो आप क्या लगा के आओगे, 94 आंसर है, हालांकि इसमें इतने गलत नहीं है, ये 96 ही आ रहा है आपका, लेकिन आपका आंसर 0.94 है, और आपका प्रोसेस भी 2 बार चेक कर लिया, ठीक है, और बार बार 94 ही आ रहा है, तो क्या लगा के आओगे आप, क्या आप कंफ्यूज होके इनके जाल में फंसोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको 96 ही लगाना है, जो नियर बाई होता है हम उसी को लगाते हैं, क्लियर, ही हो गया। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल हमारा एक स्टेप ऊपर होगा, तो देखते हैं क्या है भाई, आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर इसी आयरन को 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए तो ये आपका एफसीसी हो जाता है, फेस सेंटर्ड। तो बताइए दोनों की डेंसिटी में रेशियो क्या है। अब देखो आयरन एक एटम है, और आयरन जो एटम है उसमें नॉर्मल अगर ये देखा जाए, आयरन का जो एटम है डेंसिटी अगर देखा जाए, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं ना इतने छोटे से हिस्से का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आदत हो एग्जाम में कैसे करते हैं। देखो फेस सेंटर्ड डेंसिटी की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन में ए क्यूब इंटू में एवोगैड्रो, या आपका एवोगैड्रो आ गया, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, डेंसिटी क्या होती है, जेड इंटू में एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो, ये डेंसिटी किसके लिए है, जब ये बीसीसी था, और दूसरी जो डेंसिटी है वो किसके लिए है, जब ये एफसीसी था, तो यहाँ भी जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो। अब जो चीज देखो सिंपल कैंसिल होगी वो ये कि आयरन दोनों के लिए ही है, तो मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो गया, जेड तो देखो बीसीसी के लिए तो अलग होता है ना, एवोगैड्रो नंबर भी कैंसिल हो गया। अब जो रहता है वो आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, जेड यहाँ पर बीसीसी के लिए क्या है आपका 2 है, और एच का जो रिलेशन है ए इक्वल टू क्या होता है बॉडी के लिए, ए होता है आपका क्या,
ये होता है आपका 4r अपॉन में अंडर रूट, बॉडी है तो 3 का क्यूब, डिवाइडेड बाई 4 अपॉन में इसका क्या हो जाएगा एज 4r बाई रूट, फेस है तो √2 का क्यूब। और ऐसा करने पर आपका जो आंसर आएगा, ऐसा करने पर वो सिंपल आ जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है अगर आप इसको चेक करोगे तो, ठीक है। तो इतना ही लेवल ऊपर जाता, ज्यादा नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, चलो चैट सेक्शन में कोशिश करो और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट यानी गलत है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको ये गलत है, बताइए। बहुत बढ़िया जतिन, जतिन करेक्ट है, रितु करेक्ट है। वहां पर बहुत जल्दी जल्दी गलती होंगी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट में, तो आप अपना टाइम ले सकते हो, ये नहीं कि जल्दबाजी है। मयूर करेक्ट है, बढ़िया। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, सही की बात नहीं, सिर्फ गलत गलत बताना है। ABCD कोई भी एक ढूंढो जो गलत है। ओके, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। इसमें से ना ABCD में से 4 में से 2 गलत हैं, तो कोई भी एक आप बता दो, वैसे तो 2 गलत हैं। कोई भी एक आप बताओ, वैसे तो 2 गलत हैं। जतिन ने दोनों बता दिए, बहुत बढ़िया जतिन, वेरी गुड। पुनीत, पुनीत भाई ये गलत आंसर है आपका। मयूर ठीक है, कोशिश कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। रिया वेरी गुड, ये ठीक है। देखो करेक्ट आंसर है सी और डी, ये 2 गलत हैं। नीट में 2017 में कहा गया था बच्चा कोई एक भी आंसर देता है तो उसको ठीक कर दो। ये इन्होंने गलती से लिख दिया, ये ऑक्सीजन पे नहीं आता, ये आयरन पे आता है 0.98। क्लियर। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड जहां पर साइज जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, नहीं, साइज तो इक्वल होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में, तो ये गलत था। आगे चलते हैं जल्दी से। इन केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो बताने हैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम में कितने होंगे, आई और फ्लोराइड में कितने होंगे, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि NaCl का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देख लेना, सीजियम क्लोराइड का देख लेना, कैल्शियम फ्लोराइड का देख लेना, और जिंक सल्फाइड का। ये 4 स्ट्रक्चर हैं जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कैल्शियम फ्लोराइड एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके स्ट्रक्चर को, वैसे तो मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बता दूं, यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड ये CaF2 बनाता है, यानी फ्लोरीन और कैल्शियम को देखोगे तो यहाँ पर एक कैल्शियम पे 2 फ्लोरीन है। अब यहाँ पर एक कैल्शियम, ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, फॉर्मूले में देखे, देखो रफली देखने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूले में देखे तो फ्लोरीन ज्यादा है, इसका मतलब कैल्शियम को ज्यादा टच करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं ना, कैल्शियम को ज्यादा टच करेंगे क्योंकि फ्लोरीन की संख्या ज्यादा है। तो देखा यहाँ पर तो हमें पता लगा ज्यादा टच करेंगे कैल्शियम को, तो कैल्शियम का 8 हो गया, और फ्लोरीन को कम कैल्शियम टच करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ये तो कैल्शियम फ्लोराइड को मैंने रटने का तरीका बता दिया, सबसे सिंपल कैल्शियम फ्लोराइड। देखो आपने NaCl के बारे में बताया, सीजियम के बारे में, सीजियम बॉडी में होता है, Cl सारे कॉर्नर पे होते हैं, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और जिंक सल्फाइड जो आज की ही क्लास में होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, आज की क्लास में देखते रहना इसको कैसे करेंगे हम जिंक सल्फाइड को। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं एक बार कैल्शियम फ्लोराइड। ये है आपका कैल्शियम फ्लोराइड का रियल स्ट्रक्चर। कैल्शियम फ्लोराइड इस तरीके से, हम कैल्शियम फ्लोराइड को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये सारा फ्लोरीन का है, ठीक है, और जो कैल्शियम है वो आपका रेड कलर में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना भाई, कहानी की तरह। ऐसे केस में हमेशा ये मत सोचना कि यहाँ तो यार 8 यूनिट सेल है, 4 ऊपर 4 नीचे, नहीं। ये क्या करते हैं, इस यूनिट सेल को आसान वे में दिखाने की वजह से इसको ऐसा बनाते हैं। यहाँ पर ये टोटल एक ही यूनिट सेल है, ठीक है ना, ये टोटल कितना, एक ही यूनिट सेल है। अच्छा, सीजियम कैल्शियम कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर पे है और फेस सेंटर्ड पे। तो कॉर्नर और फेस पे, यानी रेड, रेड कहाँ कहाँ है, कॉर्नर और फेस पे है। अच्छा, ब्लू कहाँ कहाँ पे है, ये आपका, अच्छा कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है ब्लू कहाँ कहाँ पे है?
मैं देखना चाहता हूँ किसके दिमाग में चीजें आ सकती है। ब्लू की कोई लोकेशन मुझे बता सकता है कहाँ पे है ब्लू? ट्राई करो भाई, रिया, पुनीत, मयूर, रितु, जतिन, कोई बता सकता है कि यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन है वो कहाँ कहाँ पे है? एफ नेगेटिव। रिया नहीं, ये गलत है। क्या बात है जतिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानसी, हम इसको प्रॉपर बोल ही नहीं सकते कि ये बॉडी बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर का तो मतलब ही अलग होता है, ये गलत है। और कोई बता? जतिन एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई जतिन। और कोई है जतिन बब्बर के अलावा? साजिया नहीं, ये थोड़ा सा गलत है आपका। और कोई ट्राई करो, ट्राई करो इसे। करेक्ट आंसर जो है वो ये है। आपने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में सुना है? एक यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। अगर फेस सेंटर्ड क्यूब है ना ये, तो 8 होंगी। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट आंसर था, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है। कैल्शियम फ्लोराइड में फ्लोरीन कहाँ पे होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है। और जिंक सल्फाइड में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है, यानी एक पे है तो एक पे नहीं है, फिर एक पे है तो एक पे नहीं है, एक पे है तो एक पे नहीं है, एक पे है तो एक पे नहीं है। किसमें? जिंक सल्फाइड के केस में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है। ठीक है, तो याद रहना, यहाँ यहाँ आपका जो सिस्टम है वो इस तरीके से था ये। अब चलते हैं अपनी उसी पोजीशन पे। तो देखो भाई, ये आपको समझ में आ गया। और इसको अगर आप ऐसे देखना चाह रहे हो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये भी जे कैल्शियम फ्लोराइड ही है। उम्मीद है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कैल्शियम फ्लोराइड ये भी है। यहाँ पर ये जो इस कलर में है ये कैल्शियम है आपका, ये दिख रहा है आपका, है ना, कॉर्नर पे। और फेस पे भी आपको कैल्शियम दिख रहा होगा। ग्रीन कलर में जो है आपका, ये आपका फ्लोरीन है। ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है ये। आपकी एनसीईआरटी इतनी मेहनत करती है इन चीजों को दिखाने के लिए, तो एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा कि अच्छा तो ये था टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बार इस खुशी में एनसीईआरटी भी देखते हैं। एनसीईआरटी में दिखाया गया है कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड को और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। कईयों को तो पता भी लग गया होगा। देखो एनसीईआरटी ने ऐसे दिखाया है फेस सेंटर्ड क्यूब में, ये आपको दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और इसके ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो इमेजिन करो, वहां भी तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाया गया है। ऐसे ऐसे अगर आप बनाओगे तो कितने बन जाएंगे इसी पूरे में? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। यानी यहाँ पर ये इसके 1/8 पोर्शन में ही बनाया गया है ये, तो 8 बन जाएंगे। तो वो कैल्शियम फ्लोराइड जो था वहां भी टेट्राहेड्रल वॉइड पर ही एटम को लोकेट किया गया था। उम्मीद है इससे और अच्छा क्लियर हुआ होगा। और अब हम चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ से हमें साफ पता लगता है, अगर हम 3 डायमेंशनली देखें तो कैल्शियम को टच करने वाले रियलिटी में 8 होते हैं और फ्लोरीन को टच करने वाले रियलिटी में 4 होते हैं। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इससे बढ़िया नहीं है कहीं भी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आते हैं नीट में कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, डेंसिटी दे रखी है इतनी, ये पहली बार डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, तो एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में जो है आपका, ये तो चलो यही यूज हो जाएगा एटॉमिक मास। तो कैलकुलेट एज आपको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ट्रिक देखना एक बार, कमाल की ट्रिक समझना इस चीज को जो मैं अब समझाने वाला हूँ। सारी चीजें सभी बिल्कुल एक्यूरेट रख देंगे, नो डाउट। एंड में आके कैलकुलेशन कुछ ये बन जाएगी। मैं थोड़ा डीपली लूंगा इसको। जैसे एंड में आके कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, सारी वैल्यू रखने के बाद 26.94 डिवाइडेड बाई इतना, तो कोई बच्चा भी रख देगा इसको, हाँ ठीक है, उसको भी आती है। तो 10⁻23 और 0.53। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं, वो बेचारे सारी कैलकुलेशन के पीछे पड़े रहते हैं। यार ये तुमसे सब्जेक्टिव पेपर की मांग कर रहे हैं क्या, मैं हमें इलेबोरेट करके दिखाओ भाई। इनकी कोई मांग ही नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल बोल रहे हैं, हमें तो इन चारों ऑप्शन में से एक पे टिक लगा दो बस, इन्हें कोई मतलब नहीं। काश कोई जादू होता जो टिक लगा देते। तो मैं आपको जादू सिखा रहा हूँ, क्या जादू है देखो, सिंपल। इसे 2 मान लो, ये 6.9 है, इसको 7 मान लो। ये देखो कैलकुलेशन क्या बना दी मैंने, 7 मान लो, 6.02 है 6 मान लो, सबको राउंड ऑफ कर दिया मैंने 10⁻23। ये 0.53 है, नियरली है यार, 0.5 मान लो इसको। बताओ अब कैलकुलेशन क्या होगी। इसे काटो, ऊपर 0 आ गया, 5 से काट दो, 4 से चला गया, 2 से काट दो,
28 और 3/3। अब इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रफली आंसर आ गया इसका कितना, 44 के आसपास आ गया। ठीक है, और 10 की पावर अभी भी क्या है इसकी, इस तरीके से लेंगे हम। 10 की पावर तो आपको सेट करनी आती ही है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस, ये आपका 4.4 आ गया तो -23 हो गया। अब a की क्यूब भी तो है ना, तो इसको 44 कर लो। आपका सभी को पता है इसको ज्यादा करा, इसको कम करना पड़ेगा 24। अब क्यू रूट है, आसानी से निकल जाएगा इसका 1/3, यू नो वेरी वेल। इसका क्या आ जाएगा, 10 की पावर -8 आ जाएगा। इसका क्या करोगे, ये किसके क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, चलो चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 4, सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर क्यूब हो गया और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। चेक करना आंसर क्या है इसमें, ये रहा 3 पॉइंट समथिंग। मतलब आपको ना, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ दिमाग का यूज किया और कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है। देखो मैंने अभी भी क्या बताया, 3 का क्यूब ये होगा, 4 का क्यूब ये होगा और आपका आंसर इसके बीच में आ रहा है, यानी 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है आपका आंसर, यानी उसी को इन्होंने पिकोमीटर में करा है। तो करेक्ट आंसर हो गया 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 के आसपास ही आएगा। ऐसी ट्रिक वाले बच्चे आगे जाते हैं, मैं आपको बता दूं, जो सीधे साधे बच्चे हैं ना वो आगे नहीं जा पाएंगे। ये ट्रिक है इसकी और कुछ नहीं है। अब देखो एनायनिक और कैटायनिक दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। वो कह रहा है बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। भाई कैटायन और एनायन का जो रेशियो जो भी आएगा, जैसे इस केस में 7 केस में कैटायन एनायन का रेशियो करने पर रेशियो आया है 0.541। तो अब इससे क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि रेडियस जो रेशियो है उससे आप कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर पाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो इसके लिए हमारे ही नोट्स में जो हमने प्रॉपर नोट देखे थे, कई बच्चों ने तो इसका भी आंसर दे दिया। क्या बात है मानसी, जतिन बिल्कुल ठीक है भाई, आंसर है। रितु, रिया, ये सारे ठीक है। मुझे नहीं पता इतनी जल्दी तुमने कैसे इसका आंसर दिया और क्या आपने वो रूल याद कर रखे थे। तो भाई वो रूल कुछ ये हैं, देखो आपने देखा होगा ये एक सिस्टम के बारे में जो लगभग सब बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं कि हाँ भाई इतनी सीरीज तो आपको इसके लिए कैटायन एनायन की रेशियो के लिए याद करनी ही होगी, कैटायन और एनायन का रेशियो। तो वो जो सिस्टम था वो ये था, देखते हैं इसमें, ये पूरी की पूरी टेबल थी। इसके बीच में अगर आपकी रेंज आती है तो आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो NaCl का तो ये होता ही है, NaCl ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाता है। NaCl आपका 0.414 पे एक्यूरेसी पे पाया जाता है NaCl। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल दिखाता है NaCl क्योंकि वो फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये भी आपकी समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा 6 हो गया, खेल खत्म। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खाली जगह बताइए बीसीसी में कितनी होगी। ट्राई करो जल्दी से, आ गया ठीक है, नहीं आ गया कोई दिक्कत नहीं है। खाली जगह बताइए कितनी होगी। अब देख लो इस क्वेश्चन में सिर्फ वैकेंट स्पेस पूछ रहा है वो। तो बीसीसी में ऑक्यूपाई कितनी होती है, 68% ऑक्यूपाई होती है। इसको 100 में से माइनस कर दो, 32 इज करेक्ट आंसर, खेल खत्म। कई बच्चों ने ये आंसर दिया भी है। अच्छा, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए किसकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और चैट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक है ना। किसकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, कोई मतलब नहीं, इसमें कोई गलती है ही नहीं। बिल्कुल पुनीत गुप्ता आपका वो ठीक था, वेरी गुड। रितु वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, गुड गोइंग, बहुत सही जा रहे हो। जतिन ठीक, रितु ठीक, पुनीत ठीक, मानसी ठीक, मयूर ठीक, खुशी ठीक, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है बी, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर आपने बता दिया तो यार ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बता पा रहे हो। 10th क्वेश्चन कोई बता सकता है, ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ओके, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड वन कॉर्नर एटम के बीच में, बॉडी वाला एटम और कॉर्नर वाला एटम के बीच की दूरी क्या होगी, क्या कोई बता सकता है। 3 आंसर आ गए मेरे पास।
रितु अगेन ठीक, जतिन ठीक, पुनीत भी ठीक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी आप बता पा रहे हो। मानसी ये गलत है इस बार। मयूर ठीक, बहुत बढ़िया। जो नहीं आंसर दे रहे लेकिन ट्राई कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप आंसर दो या मत दो, लेकिन आप इसकी कोशिश जरूर करना। कल की क्लास में हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है, देखो जो बच्चे सीखना चाहते हैं, बॉडी डायगोनल क्या होता है, ये √3a होता है बॉडी डायगोनल। अच्छा, ये कह रहा है बॉडी डायगोनल के कॉर्नर से लेके बॉडी वाले एटम की डिस्टेंस बताओ, बाई 2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3a होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम चले नंबर 11 पे, एक मेटल फेस 100 क्यूब पे है, एज लेंथ इसकी ये है, डेंसिटी इसकी ये है, तो बताओ मोलर मास क्या होगा। अब यहाँ भी जो मोलर मास है उसकी कैलकुलेशन अगर मैं दिखाऊं तो देखो यहाँ भी एक थोड़ा सा लेवल और ऊपर होगा आपका। ध्यान से सुनना भाई कैलकुलेशन एक बार। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इतनी गंदी आती है आपके सामने, और कुछ बच्चे इसको भी 20 या 25 सेकंड में निकाल देते हैं। कैलकुलेशन देखना कितनी गंदी है। 2.72, 6.022, 10 की पावर 23, राइट, और यहाँ है 404 इंटू 10 की पावर -10 की क्यूब डिवाइडेड बाय 4। इतनी गंदी कैलकुलेशन है। क्या आप इसको पूरे को सोल्व करोगे? अगर आपने सोल्व करा 5 मिनट लगेंगी, वहां सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं। मैं अगर होता तो कुछ ऐसा करता, 2.73 को मैंने 3 कर दिया, हालांकि मैंने इसको कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, तो मेरा जो भी आंसर आएगा उसको मैं थोड़ा कम कर लूंगा। क्लियर? चलो मैं रिपीट करता हूँ। मैंने 2.73 को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अब मेरा जो भी आंसर आएगा मैं उसको थोड़ा कम कर लूंगा। यहाँ 6 माना है, नियरली बहुत ठीक है यार 6। यहाँ देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि 4.04 करना ही पड़ेगा, और अब मैं लगभग 4 ही मान लू, क्योंकि 04 तो मतलब भी नहीं होता इसका। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आ गया, और अपॉन में क्या था, 4 था। अब यहाँ का 4 और ये मैं अगर माइनस कर दूं तो 16 आ गया, और ऊपर अगर आप पावर को चेक करोगे तो देखो ये 23 है, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि ये अब पावर -8 हो जाएगी, यू नो वेरी वेल। तो 24, 23 -1 आएगा, यानी ये डिवाइड भी होगा 10 से। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आता है यहाँ पर, वो आया है कितना, 28 पॉइंट, जिसको पता है ना 18 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। लो भाई 28.8 आया है, ठीक है। डिवाइड करूंगा 288 आया तो डिवाइड करूंगा 10 से, तो ये आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जो भी हमारा आंसर आया है उसको थोड़ा कम कर लेना, नियरली आंसर वही है। तो बताओ ऑप्शन में कौन होगा। ये आपके ऑप्शन है A B C D। बच्चे ये नहीं कि 28.8 देख के तुम डी लगा दो, मैंने कहा थोड़ा कम कर लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इतना दिमाग लगा देते हैं वो जो आगे क्लियर करते हैं इनको, और कुछ नहीं है ये। अच्छा, डायमंड के बारे में बताया गया कि कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल या पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल कितने होंगे। ठीक है, डायमंड यूनिट सेल। तो डायमंड याद रखना, यूनिट सेल जो होता है वो जिंक सल्फाइड की तरह होता है। और जिंक सल्फाइड में अगर आप देखोगे तो जिंक सल्फाइड का जो मैंने डायग्राम है वो पहले से ही यहाँ पर रख रखा है, ये आपका जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर जिंक सल्फाइड है। अब यहाँ जिंक सल्फाइड को अगर आप देखोगे तो देखो सल्फर कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर पे है और फेस पे है, लेकिन जिंक कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको अजीबोगरीब दिखाई देगी। इन्होंने इसीलिए ग्रीन करा है एक यूनिट सेल को, अजीब सी दिखाई देगी। लेकिन आपको पता लगेगा कि ये ना टेट्राहेड्रल पे है जिंक, लेकिन हर टेट्राहेड्रल पे है ही नहीं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे होने की वजह से यहाँ पर 8 की बजाय जिंक कितने रह गए, सिर्फ 4 ही रह गए। ठीक है, और ऐसी ही जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन दिखाता है, ये दिखाता है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपका कौन, कार्बन यूनिट सेल, डायमंड यूनिट सेल। ठीक है, ऐसी ये लोकेशन दिखाता है डायमंड। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो ऑक्यूपाई होंगे इनसाइड द यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे इस केस के लिए। तो करेक्ट आंसर है इस केस के लिए 8 आपके कार्बन एटम जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, प्रॉपर 8। अब आप कहोगे कैसे, तो भाई देखो
8 को मैं पूरा क्लासिफाई कर देता हूँ। अभी अभी आपने क्या देखा, 4 तो बिल्कुल अंदर ही थे उसके, टेट्राहेड्रल वॉइड पे थे, तो 4 तो ऐसे कैसे यही हो गए। फेस पे थे, फेस पे आपके सारे काउंट करोगे तो आपको पता है 3 हो जाएंगे। कॉर्नर पे सारे काउंट करोगे तो आपको पता है 8 × 1/8 करके 1 हो जाएगा। सभी को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये हो गया। अब आपको नई बात क्या जानने के लिए मिली कि डायमंड यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल जिंक सल्फाइड की तरह होता है। और नई बात जानने के लिए क्या मिली कि जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सल्फर जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होता है। कईयों को टेट्राहेड्रल वॉइड ही नहीं पता। तो आज आपने जो कैल्शियम फ्लोराइड देखा था तो आपने उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी देखी थी। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसने इन चारों के बारे में कर लिया ना क्लियर, NaCl हो गया एक तो आपका, सीजियम क्लोराइड हो गया आपका, अच्छा कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका, और जिंक ब्लेंड यानी ZnS हो गया। तो ये लगा लो आपने सब कर लिया अगर ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको पता है तो। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी इजी भाई, फेस सेंटर्ड क्यूब की बात है, एज की वैल्यू दे रखी है तो बताओ डायमीटर क्या है। सीबीएसई होता तो पूछते बताओ रेडियस क्या है, तो जो भी रेडियस आएगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और करेक्ट आंसर आपका आ गया ए, 288 पिकोमीटर, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितने होते हैं। अगर ये पूछता ना क्यूबिक क्लोज पैक के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग एफसीसी की तरह होता है, तो इसके अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, जितने एटम होते हैं उतने ही। देखो ना, एफसीसी में एटम कितने होते हैं, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4, टेट्राहेड्रल 8 हुए हैं। लेकिन वो पूछ रहा है पर एटम पे तो आपका एक ही होगा। ये थोड़ी नई बात थी आपके लिए जानने के लिए कि जो पर एटम की अगर बात करें तो उस पे जो एटम होंगे वो कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये 15 तो हम अभी थोड़े दिन पहले ही करके हटे हैं, बहुत सिंपल है। इसमें कहा है कि आपका स्ट्रक्चर है वो मिक्स ऑक्साइड है सीसीपी की तरह, तो क्यूबिक यूनिट सेल मिक्स विद ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड, आयन की तरह ऑक्साइड है। 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट, डाइवेलेंट इस तरह आपको बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया गया, इसका कोई यूज है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, ये मोनोवेलेंट ने किसी ने ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बस ऑक्टाहेड्रल वाले बी है, तो ऑक्टा वाले बी है, टेट्रा वाले ए है, इतना ध्यान रखना है। ऑक्साइड अगर हम मान लें, ऑक्साइड जितना भी है ओ नेगेटिव जितना भी ऑक्साइड है वो सीसीपी का मतलब है 4 एटम है ऑक्साइड में। तो बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड वाले कितने हो जाएंगे, 8, लेकिन टेट्राहेड्रल जो वॉइड है वो तो 1/4 है, तो इसका 1/4 कर दो, आंसर आएगा 2। टेट्राहेड्रल वाले कौन थे, टेट्राहेड्रल वाले ए थे, तो यहाँ इसको ए लिख देता हूं मैं, ठीक है। ए 2 आ गया, ओ 4 आ गया, देखते हैं बी कितना आएगा। बी कह रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो वही है 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, ओ 4 है, ए O4 A2 B4, 2 से कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या हो गया, 212 देख लो कहां पे है, 2 ऑक्सीजन है, तो 212, दिस इज योर बी इज करेक्ट। ऐसे कर लेंगे, बड़ा सिंपल। अच्छा, एक सॉलिड है XY जो NaCl की तरह है, इसका अगर रेडियस ऑफ कैटायन दे रखा है 100 पिकोमीटर, तो बताओ एनायन क्या होगा। NaCl एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बताता है, और ऑक्टाहेड्रल में R का रेशियो क्या होता है, R का रेशियो पूछ रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल में होता है 0.414 कैपिटल R, यानी कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो है वो 414 होता है, किसमें, NaCl में। क्यों, NaCl ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। चलो, कोई बता सकता है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, चैट सेक्शन में NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। NaCl का क्या कोई कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकता है, एक भी आंसर नहीं, कमाल है। चलो, रिया का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे रिया। मानसी करेक्ट है, मयूर भी करेक्ट है, रितु भी करेक्ट है। वैसे तो आज आपने देख लिया ये, लेकिन ये याद भी कर लो, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कैटायन की वैल्यू 100 पिकोमीटर है, या 100 लिख दो कैटायन की जगह 100, तो R नेगेटिव आप निकाल सकते हो, आंसर आएगा 241.5, ये आपका आ गया, सिंपल। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा NaCl ऑक्टाहेड्रल शो करता है, ऑक्टाहेड्रल तो फिर ये शो करता है, ये इसका मतलब तो दोनों की रेशियो होता है,
तो वो नहीं कर पाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है ए बी क्रिस्टलाइट बीसीसी यूनिट सेल जिसमें एज लेंथ ए है जो इसकी इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताइए। देखो बीसीसी में सारे कॉर्नर पे होते हैं, मान लो ए कॉर्नर पे है तो बी कहाँ है, बॉडी में है, तो अपोजिट आयन कौन बना, ए और बी बना, एक कॉर्नर पे और एक बॉडी बना, दोनों के बीच पहले तो बॉडी डायगोनल क्या होता है √3 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है /2, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा और जो आंसर होगा वो 335 पिकोमीटर होगा। सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं मैं जो अभी तक हमने सीखे हैं। अगर आप इसका 50% 60% भी सीख पा रहे हो ना, यू आर सो लकी भाई, यहां तक इतना भी सीख पा रहे हो बहुत बड़ी बात है। लिथियम जो है वो बॉडी सेंटर्ड में है, लेंथ जो साइड की है वो दे दी इतनी, तो रेडियस बताओ, ये तो बिल्कुल ही सिंपल पूछ लिया। बीसीसी के लिए ए और आर का रिलेशन क्या होता है, 4r/√, बॉडी है तो 3, फेस होता तो 2, फेस छोटा होता है, तो यहाँ से जो रेडियस है सिंपल यार नॉर्मल वे में निकलेगी 151.8, आंसर आ जाएगा। 19 अगेन फेस सेंटर्ड क्यूब है, एज दे रखी है ये, तो बताओ रेडियस क्या होगी, अगेन वेरी सिंपल आया हुआ है और ये, तो इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें आप जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट, गलत है, देखते हैं कौन बता सकता है जल्दी से जल्दी। 6 बच्चे हैं जो सही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस बार भी रितु बिल्कुल ठीक। असल में 2 रितु हैं, मैं कंफ्यूज हूँ ये कौन सी रितु है, मेरे पास एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेजना। जतिन बिल्कुल ठीक, 2 आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आंसर है आपका सी करेक्ट नहीं है। रिया ये गलत है, करेक्ट आंसर है सी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज प्रीमिटिव होता है सिंपल स्टैंडर्ड क्यूब, वो 0.548 नहीं होता, कितना होता है 0.52 होता है। आपको याद होगा इसकी परसेंटेज 52.4%, किसकी, सिंपल स्टैंडर्ड क्यूब, जिसको प्रीमिटिव सेल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज 21 और ये बता रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन शो करेगा। जल्दी से ऑप्शन में जाओ और बताओ, अगर 14 ग्रुप को ड्रॉप कर दिया जाए तो पी टाइप कौन शो करेगा, ऑप्शन में जाओ और बताओ। वेरी गुड, पी टाइप, भाई जिन्होंने ये इतने सारे गलत आंसर भी आ रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। पी टाइप के लिए भी सी बता रहे हैं, हद है भाई, इसका मतलब सही में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या। पी टाइप कौन शो करेगा है, जतिन का आंसर करेक्ट है, रितु का आंसर भी करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं भाई। पी टाइप कौन शो करेगा, आप ये भी नहीं बता पाओगे क्या भाई। देखो पी टाइप पॉजिटिव होल वाले होते हैं पी टाइप, ये बहादुर अली गया इन तमिल यही शो करते हैं, बहादुर यानी बोरोन, करेक्ट आंसर है बी, खत्म, इतना ही था। अगला क्वेश्चन है 22, ए को अगर एज मान लिया जाए तो सिंपल बॉडी फेस सभी की ए जो है उनका रेशियो, देन रेशियो ऑफ रेडियस क्या होगा, रेडियाई का रेशियो क्या होगा। तो देखो पहला है आपका a इज इक्वल टू 2r, तो r क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा a/2। सिमिलरली a इज इक्वल टू किसके लिए, बॉडी के लिए 4r/√3, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका a√3/4। इसी तरीके से a इज इक्वल टू 4r/√2 फेस के लिए, तो r क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4a या a√2/4, ये हो जाएगा। सभी की रेशियो अगर आप निकालोगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी का रेशियो निकाल दो, ठीक है ना। ए तो सभी में रहना चाहिए, बाकी आप चेक करोगे तो करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। √3/4 साफ दिख रहा है इसमें ये, ठीक है। और आगे चलते हैं,
ये भी आसान था। 23 हम पहले ही कर चुके हैं कि वॉल्यूम बताओ कितना ऑक्यूपाई करेगा सिंपल सेंटर्ड क्यूब, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं निकालना है तो आपको पाई में आंसर छोड़ना है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा भी अगर बचे खुचे मैं 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अच्छे हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे टोटल। तो देखो यहाँ पर जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो कुछ ये हैं। एक नया सेक्शन ले लेते हैं इसमें से, और देखो एक बार जल्दी से बचे हुए 2 क्वेश्चन भी, फिर आज की क्लास होती है खत्म। इन्होंने कहा है कि NaCl में, ये क्वेश्चन आया था 2007 में, NaCl में 10 की पावर -4 मोल %। ये तो आप समझ गए होंगे कौन सा है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी बतानी है, जितने ये SR होंगे उतनी कैटायनिक वैकेंसी आएंगी। तो यार सिंपल इसको डिवाइड कर दो, मोल % है तो इतने मोल, मोल का मतलब है 6.02 to 10 की पावर 23% के नाम का अपॉन में 100। तो ये हम पहले कर चुके हैं, सिंपल है। अच्छा, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कलाई मेटल हैलाइड इज ड्यू टू, कलर हमेशा किसकी वजह से होता है, एफ सेंटर की वजह से होता है। इन केस ऑफ एल्कलाई हैलाइड, यानी एल्कलाई हैलाइड कौन से हो गए आपके, पहले ग्रुप वाले एल्कलाई हैलाइड, ठीक है। जैसे कौन कौन, LiCl पिंक शो करता है, KCl लाइलैक शो करता है, NaCl येलो शो करता है। तो ये एल्कलाई मेटल होते हैं आपके सारे। तो ये सारे कलर किससे शो करते हैं, एफ सेंटर। ये इसका आंसर था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आसान भी थी। ये सारे आपके नीट और मेंस के क्वेश्चन थे। इसमें से कुछ जो क्लासेस के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास में सेंड करूंगा, वो भी आप जरूर देखना, जो हम टॉपर नोट के ये लास्ट पैटर्न जो है, कई बच्चों को तो पहले से आता है यार, ये लास्ट पैटर्न जो है इसकी मैं एक रिकॉर्डेड क्लास आपके पास सेंड करूंगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी। उसको आप जरूर देख लेना, आपके इसी ग्रुप में सेंड होगी ये वाली क्लास। ये है, आप कई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इन सभी की जो क्लास है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है ना, आपको तो इसके बारे में पता है। ये पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन पूछ ले इसलिए नहीं बता पाएगा ये पी टाइप, एन टाइप, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। उसी के अलावा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, और इनके ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम विद एग्जांपल, ये क्या होते हैं, ये सारा का सारा जो है वो मैं इस क्लास में सेंड कर दूंगा आपके पास। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे इसमें, नए नए कुछ टॉपिक है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पीजो समझ में आ गई तो पायरो क्या होती है, पायरो समझ में आ गई तो फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। अगर फेरो समझ में आ गई तो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये क्या होते हैं। तो ये थोड़े से अलग हैं उनसे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक से, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में ये भी आपको उस रिकॉर्ड वीडियो में मिल जाएगा। बाकी ये यहाँ तक होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।